Hello everyone. So now we are going to start chapter electric potential and capacitance of class 12th. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मान लो हमारे पास कोई एक चार्ज है Q, उसको हमें A से B पर लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्क डन मतलब जितना मतलब सबसे पहले आप देखो कि जो चार्ज को हम A टू B लेकर जाते हैं, A टू B आप कुछ नहीं मतलब पाथ समझो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसको हम लेकर मतलब जो चार्ज क्यू ट्रैवल करता है वो प्रोसीजर बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत जो है आराम से ये प्रोसीजर होता है। और अगर इसके पोटेंशियल की हम बात करें तो आप याद रखोगे कि ए टू बी अगर हम लेकर गए तो हम लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, मतलब ए टू बी गए तो बी को पहले लेके आएंगे और बी टू ए गए हैं तो ए को पहले लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नली हमने वर्क किया उसकी वजह से तो ये ट्रैवल किया क्यू चार्ज ने, ठीक है। तो यानी ए टू बी अपॉन क्यू। तो इसका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। यूनिट की बात करें वो जूल अपॉन कूलम होती है, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। अगर पोटेंशियल की बात करें किसी एक पॉइंट पर, यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो मान लो ये मेरे पास एक ही पॉइंट है ए, ये क्यू चार्ज है जो कि इन्फिनिटी से मानते हैं हम कि भाई इन्फिनिटी से आया है, मतलब इन्फिनिटी टू ए। तो यहाँ पे अगर वी इन्फिनिटी, इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हुई, ज़ीरो हुई। तो क्या होगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू, इन्फिनिटी टू ए था, ठीक है। तो यानी ए माइनस इन्फिनिटी करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा पोटेंशियल का एट अ पॉइंट वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। अगर ये तो था एक पॉइंट की बात, अब बात करें कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लो ये क्यू है, ठीक है, ये मेरा पी तक इसको लेकर जाना है, ये आर इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्यू को हमेशा हम साइन के साथ लिखते हैं। मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज आपको दे रखा है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज क्या जो है पोटेंशियल क्या होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। बात कर ली पॉइंट चार्ज की, बात कर ली हमने किसकी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की। अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस से बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये P एक पॉइंट है, ये Q1 एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, इन तीनों का रेडियस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, VP यानी पोटेंशियल पॉइंट P पे इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सबसे पहले पोटेंशियल आप जानते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, VQ1 प्लस VQ2 प्लस VQ3, ठीक है। और VQ को हम क्या लिख सकते हैं, K अपॉन आर, V इज इक्वल टू K अपॉन आर लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल टू K अपॉन आर। Q हमारे पास ऑलरेडी है तो Q1 अपॉन आर, ये मतलब ऐसे आप इनका क्या है एडिशन करते हो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, अब एक वर्क डन कितना लगता है एक चार्ज को मूव कराने में ए टू बी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वही हमारा पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लिखा, तो वर्क एक्सटर्नल को हम बाहर निकालेंगे, Q इंटू वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला Q डेल्टा वी, ठीक है, याद रखें फॉर्मूला। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप एक बात याद रखेंगे, वर्क डन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट पाथ दे दिया, कर्व दे दिया, जिगजैग दे दिया, कैसा भी पाथ हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है वर्क डन को, ठीक है। आपको सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखनी होती है, फाइनल और इनिशियल स्टेट से मतलब होता है वर्क डन में, ना कि उसके पाथ से, ठीक है। बात करें मतलब ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बहुत लिखे आते हैं कि आपको वर्क डन निकालना होगा और दे देंगे लॉन्गा स्ट्रेट पाथ, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट पाथ या कर्व्ड पाथ ऐसा कुछ दे तो आपको सोचना ही नहीं है, उसको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। वर्क डन और पाथ दोनों चीज़ें साथ में दे रखी हो, समझ लो कोई मेल ही नहीं है भाई, पाथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा वर्क डन, ठीक है, इंडिपेंडेंट है उसके। अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सिस ऑफ अ रिंग पे, ठीक है। यानी ये क्या है, चार्ज Q है वो बाहर, ये रेडियस R, ठीक है, यहाँ पे P पे निकालना है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, V एक्सिस यानी पोटेंशियल एक्सिस पे निकालना इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। एट सेंटर पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो V सेंटर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ऑन द, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू है, एट डिस्टेंस r पे फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल से जो है ये p पे इसका क्या है, r डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे हमें निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल p पर निकालना है तो v1 प्लस v2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v1 के रिस्पेक्ट में माइनस के क्यू r प्लस एल। ये जो v1 की बात है इसमें तो ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ देखा है ना, तो यहाँ पे r और l दोनों को ऐड करेंगे। अगर हम बात करें v2 की, सिर्फ v2 की अगर हम बात करें, ये 1 की थी, ये v2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, r माइनस एल, हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, इतने को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो r में से l को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अपॉन इंटू में 1 अपॉन r माइनस एल माइनस 1 अपॉन r प्लस एल, ठीक है। एलसीएम लेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा के क्यू 12 अपॉन r का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है P, यानी उसको हम क्या लिखते हैं, Q इंटू 12। क्या आपको यहाँ Q इंटू 12 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका ये फाइनल रिजल्ट है जो याद रखना है, के पी अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। जब आपको क्या दे दे, ऑन द एक्सिस की बात करी जा रही है। बात करें स्मॉल डाइपोल के लिए, जो मतलब मोस्ट यही केस आता है, ठीक है, ये नहीं इतना पॉपुलर भी नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता। 95% जो फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं वो इसके ऊपर आते हैं, इस पे बेस आते हैं। तो अगर आपके पास दे रखा हो कि भाई रेडियस बहुत बड़ा है लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेंथ को हम 0 मान सकते हैं। जब रेडियस इतनी बड़ी होगी तो लेंथ हमें 0 मान लेंगे हम उसको। तो उस दौरान हमारा वी एक्सिस पे यानी पोटेंशियल एक्सिस पे क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर का स्क्वेयर, के पी अपॉन आर का स्क्वेयर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बात करें, हम जो चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, 2kp जो इसकी मोमेंट डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक साइड होती है, मतलब, ठीक है। तो अपॉन आर स्क्वायर मतलब सेम होती है, सेम डायरेक्शन में। तो आप ये याद रखें। नेक्स्ट बात करें इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल की, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ये मान लो दो चार्ज है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, यहाँ ये एल एल में स्प्लिट है, ये आर है। तो वी पी इज इक्वल टू 1 v1 प्लस v2 लिख सकते हैं। आप एक केस याद रखें, आपको दे दे पोटेंशियल जो है परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो डाइपोल का, उस केस में वो हमेशा 0 ही होता है। अब देख लो, ये v1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, वी पी क्या आ गया, 0 आ गया। और यानी हम इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात हम जो है आगे करेंगे। तो एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी क्या है, 0 होता है। फिलहाल आप याद रखें कि इक्वेटोरियल लाइन पे वी पी क्या है, यानी मेरा पोटेंशियल क्या है, वो क्या है, 0 है। बात करें एट सम जनरल पॉइंट आर थीटा ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, किसी भी जनरल पॉइंट पे बात करें तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इस साइड मेरा पी डाइपोल। यहाँ पे एक मेरा ऊपर इसका वेक्टर बन गया, मतलब इसका बना एक हमने दो कंपोनेंट बना, क्या है, पी कोस थीटा। नीचे क्या बना, पी साइन थीटा, ठीक है। ये मेरा एक्स कोई भी पॉइंट यहाँ निकालना है। तो यानी डाइपोल पी को 2 में स्प्लिट कर लिया, पी कोस थीटा और पी साइन, ये कोस और ये ऊपर कोस और नीचे साइन। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पी कोस थीटा के कारण, ड्यू टू पी कोस थीटा क्या पोटेंशियल होगा एक्सिस पे, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और पी साइन थीटा के कारण। अब क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये बाइसेक्टर है, अब ये ऐसे है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना परपेंडिकुलरली, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। जो हमने पढ़ा था एक्सिस पे हमने फॉर्मूला निकाला था के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी के पी अपॉन आर स्क्वायर निकाला था, कोस थीटा हमारे पास दे रखा, हमने लिख लिया। बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो वो क्या था, हमारा 0 था। तो हमारे पास वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक, मतलब इससे बात करने से पहले मैंने एक ये समरी लिखी है, यहाँ पे आप इसे देखो। समरी ये मतलब हमने समराइज़ किया जितने फॉर्मूले पीछे पड़ी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के और ये जो है पोटेंशियल के, मतलब दोनों के मैंने मर्ज किए हैं। ये एक्सिस, ये इसके पैरामीटर्स जिनके हम फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने, ये एक्सिस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डाइपोल, ठीक है, आर या थीटा।
तो यहाँ पे एक्सिस के सामने मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले लिखे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सामने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये रहा किसका V ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे हमें पता है। और डाइपोल के केस में ये रहा KP/r³ इंटू √1 + 3 cos² थीटा और V के केस में KP cos θ/r²। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E और V के बीच में क्या रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का केस है तो उस दौरान जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो क्या है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे देखो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। ठीक है, इस साइड ये सबसे पहले तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। ठीक है, दूर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या है, कम होता चला गया। यहाँ पे KQ/1 था, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, कम हो गया। -Q के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके पास जाती है माइनस चार्ज के पास, तो इस दौरान भी क्या हुआ, कम ही तो है, ये माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। याद क्या रखना है कि पॉजिटिव Q के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती है, माइनस के केस में उसकी तरफ आती है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन E एंड ΔV, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ΔV के बीच में रिलेशन। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी A to B जो है डिस्टेंस R, इसका R रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, VB - VA = EDE × R हम लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में -E × R रेडियस। यहाँ पे क्या लिखा हम, VB - VA को क्या लिख सकते हैं, ΔV = ER। और ΔV को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको बिल्कुल जो है बिल्कुल उसकी जो छोटे केस में अगर हम बात करें, ठीक है, बिल्कुल उसका स्मॉल चेंज को हम कंसीडर करें तो हम वहाँ लिख सकते हैं DV = -EDR। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ΔV = ER। मतलब चारों ही ये फॉर्मूले अच्छे हैं, मतलब देखो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी मुसीबत, इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें याद करने में कुछ, लेकिन ये चारों ही जो है अपने अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं। एक फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। इस केस में मतलब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जब आपको V यानी पोटेंशियल दे रखा हो और E निकालना हो तो उस दौरान आप कैसे लिखते हो, EX = -ΔV/dx। ये केस कब है, आपको एक इक्वेशन दे दें। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है और उसमें जो है अगर आपको x एक्सिस पे निकालना है तो सिर्फ आप x वाला ही उसमें लोगे इस फॉर्मूले में। y और z का जो आपको दे रखा होगा उस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू, उसे आप कांस्टेंट रखोगे। y की बात करोगे तो उस केस में आप x और z को कांस्टेंट रखोगे, z की बात करोगे तो x और y को कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास होती है। लेकिन इक्वेशन आप समझ गए होगे, वो हमारे पास जैसे यहाँ पे लिख रखा हो कि 4x 5z प्लस, मतलब ऐसे करके सोन आपके पास ऐसे कोई भी वैल्यू इक्वेशनल वैल्यू हो। ठीक है, और नेक्स्ट केस में अगर आपको E दे रखा हो और V निकालना हो तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, DV = -E × dr। ठीक है, यानी VB - VA माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EX × dx प्लस EY dy प्लस EZ dz A to B। ठीक है, पाथ आप यहाँ लिखते हो। मतलब ये दो फॉर्मूले मैंने आपको न्यूमेरिकल के जो है कंटेक्स्ट में बताए हैं। आपको जब V दे रखा हो, E निकालना हो, किसके केस में, इक्वेशन दे रखी हो आपको XYZ एक्सिस का फॉर्म में, और आपको जो है उसके अपोजिट अगर E दे दिया हो और V निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स एंड शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी चार्ज स्फीयर या शेल के कारण। पहला केस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग। बात करेंगे सबसे पहले कंडक्टिंग स्फीयर की। ठीक है, जो कि सॉलिड और होलो होता है, मतलब अंदर से खाली और सॉलिड होता है, यानी उसके बाहर सरफेस पे चार्ज होता है। कंडक्टर आ गया, यानी चार्ज उसके क्या है, सरफेस पे होगा। सरफेस पे चार्ज है, ये R है, रेडियस है इसका, ये ऊपर क्यों। आउटसाइड, हम इसे 3 केस पढ़ते हैं, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड की अगर बात करें, जिस केस में क्या है, अगर हमें आउटसाइड की बात करी जाती है, जब हमसे आउटसाइड चार्ज आउटसाइड हमें बताना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, Q को सेंटर पे एज्यूम करेंगे, सेंटर पे एज्यूम करके यहाँ पे रेडियस मेरी बाहर। ठीक है, तो यानी इस केस में हम मानते हैं कि R जो है ये इससे बड़ी है। ठीक है, जो स्मॉल r है ये कैपिटल R से बड़ी है, तो इस केस में क्या फॉर्मूला जाएगा, क्या पोटेंशियल होता है सेंटर पे, V = KQ/R। सरफेस पे बात करी जाए तो जो आउटसाइड चार्ज है वही तो इसके सरफेस पे, आउटसाइड हमने अभी आउटसाइड ही निकाला था, आउटसाइड यानी सरफेस, वही बात हुई ना, तो V = KQ/R। इनसाइड की बात करी जाए तो
जो सरफेस पे चार्ज होता है वही अंदर चार्ज माना जाता है। तो इस केस में भी क्या हुआ, KQ/R। तो यानी ये एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम हुई। इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम क्या होती है, जिसके अंदर तो चार्ज क्या है, ज़ीरो होता है, और पोटेंशियल जो है उसके सरफेस पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो चार्ज है अंदर वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। आगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें ग्राफ ऑफ V यानी पोटेंशियल वर्सेस R रेडियस फॉर कंडक्टिंग स्फीयर या होलो स्फीयर। जो ऊपर हमने अभी पढ़ा उसका ही हमें ग्राफ देखना है। ग्राफ हम जानते हैं, देखो ये इनसाइड का केस है, ये आउटसाइड। यहाँ पे मेरे पास क्या एक स्फीयर है, यहाँ पे जो अंदर है वहाँ अंदर चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट, ये अपना क्या है, अंदर KQ/R होता है। ठीक है, आउटसाइड फिर जो मेरा आउटसाइड का केस होता है, ये मेरा हो गया सरफेस पे भी ये वही रहता है सेम, इनसाइड सरफेस पे वही। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कैपिटल R। आउटसाइड क्या होगा, जो V है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, R के। ठीक है, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी स्मॉल r के। आप यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस ध्यान से देखो कि अंदर वाले रेडियस और बाहर वाले रेडियस, बस इसी का डिफरेंस है यहाँ पे। और आउटसाइड में जो है अंदर वाला रेडियस हमने ले रखा है। तो ये क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी रेडियस बढ़ा तो V घटा, तो इसका क्या है, ऐसे आ जाएगा ग्राफ। आप देख लो कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस के इक्वल है, दैट इज KQ/R जो कांस्टेंट है, जबकि बाहर जो है आउटसाइड वो क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल हमें दे रखा है, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्फीयर या सॉलिड। अब नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, जिसका जो चार्ज है वो थ्रू आउट जो वॉल्यूम है उसमें स्प्रेड होता है, मतलब अंदर जो है थ्रोली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज। तो इस केस में हम इसमें जो कंसेप्ट में भी हम 3 केस पढ़ेंगे, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। ठीक है, और एक सेंटर वाला भी देखेंगे। आउटसाइड बात करें तो वही जो अज्यूम कर लेंगे Q को सेंटर पे, तो ये बाहर R। इस केस में आउटसाइड क्या होगा, KQ/R। ठीक है, और सरफेस पे जो होता है R = R, सरफेस के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ये R कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, KQ/R, वही पीछे वाला केस। यहाँ पे अलग क्या है, इनसाइड। ये आपको इनसाइड वाला केस याद रखना पड़ेगा, जिसमें R ग्रेटर देन या आउटसाइड वाले R से है। तो इस केस में क्या होगा, KQ/R³ इंटू 3/2R² माइनस हाफ R का स्क्वायर। आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना। और सेंटर पे बात करें जाए, जहाँ पे R की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, KQ/R³ इंटू में 3/2R का स्क्वायर। ठीक है, देखो जो ये जो हमारे इनसाइड था, बस इसका हमने इतना पोर्शन सेंटर में लिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, VC = 3/2 KQ/R, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 मतलब जो पोटेंशियल है वो सेंटर पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस के बजाय उस पे अपने सेंटर पे जो है ज़्यादा होता है पोटेंशियल। ठीक है, VC = 3/2 इसके ग्राफ की बात करें तो जैसे हमने पीछे बनाया था वही सारे केस हमको यहाँ अप्लाई करने। ये इनर, ये आउटसाइड, या अंदर की साइड क्या है, मेरा जो है पोटेंशियल वो अंदर ज़्यादा है, सेंटर पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे ज़्यादा हुआ, उसके बाद आउटसाइड क्या होगा, वही V इंटू 1/R वाला केस। सॉरी, V इंटू नहीं, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ ऐसे बनेगा इस केस में। अब बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और रीजन्स दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा रीज़न होता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पे सिमिलर रहता है, मतलब वेरी नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर आप देखोगे +Q के चार्ज में, +Q के केस में अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के केस में, तो इस केस में हमारा क्या होता है, जितने जितने हम जो है चार्ज से दूर जाते हैं हमारा क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। ठीक है, नेगेटिव के केस में जितना हम पास आएंगे तो हमारा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है। देखो 40-30 हम इसके पास आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पास आ रहा है। तो इस केस में जो है मेरा पॉइंट चार्ज के केस में कंसेंट्रिक सर्कल बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। और लीनियर चार्ज की बात करें तो कंसेंट्रिक सिलेंडर बनता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। देख लो आप, ये मेरा पॉजिटिव यहाँ पे सिलेंडर बन गया है कि ये 2, ये 40-30-20 ये दूर जा रहा है और ये क्या है, डिक्रीज होता है। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो जीरो होता है। ठीक है, आपको बोल दे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कि कोई दो पॉइंट दे रखे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ठीक है, आपको जीरो बताना है क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट बात करें, नो वर्क इज डन और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ओवर क्या था ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराने में तो वो क्या होता है, जीरो होता है। देखो, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और जीरो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। देखो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई आर। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो, दैट इज ई माइनस ई इंटू आर। ये जीरो है तो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड के केस में क्या लिख सकते हैं अलग से, ई आर कोस थीटा। तो ये मतलब चेंजेस कब आ सकते हैं इसमें, या तो आपका ई जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। मतलब जीरो कब आ सकता है, देखो ये तो परपेंडिकुलर केस था, लेकिन जीरो भी तो आ सकता है। कब हो सकता है जीरो, या तो ई जीरो हो जाए, या आर जीरो हो जाए, या कोस थीटा जीरो, यानी थीटा 90 होगा तो उस केस में भी कोस थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये हम जानते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में ही पढ़ते हैं कि दो जो है लाइन कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से दो डायरेक्शन आएगी जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है हमारे पास। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, जिसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। मान लो ये मेरा चार्ज क्यू है, ये पी पॉइंट है, इसके बीच का आर क्या है, रेडियस है। हम जानते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। तो इस केस में मेरे पास क्या होता है, यू पी, यानी मेरी पोटेंशियल जो होगी पॉइंट एक किसी भी पॉइंट पे वो जीरो होती है। मतलब क्या है कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर नहीं होती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ टू और मोर चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दो या दो से ज़्यादा चार्जेस वाले सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है। यानी आप कह सकते हो कि यू जो है सिंगल चार्ज के लिए वो क्या है, ज़ीरो होता है। ठीक है, मैंने बता दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी सिंगल चार्ज के लिए। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस एट सेपरेशन आर। दो चार्जेस की निकालेंगे, सिंगल चार्ज की बात होती तो जीरो, अब हमें दो दे रखा है, यानी सिस्टम ऑफ टू और मोर चार्जेस वाला केस है यहाँ पे। तो ये Q1 ये Q2, ये बीच का R क्या है, डिस्टेंस है। तो इसमें क्या है, Q1 और ये जो हम Q2 मानते हैं ना, मतलब ये जो हम लेकर आते हैं Q1 और Q2, ये हमारा इन्फिनिटी से मानते हैं कि इन्फिनिटी से। अब इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो वर्क डन अमाउंट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज। इन्फिनिटी से जो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है जितने अमाउंट का, बिना उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है, Q1 और Q2 को हम साइन, चार्ज को हम साइन के साथ लिखते हैं, आपको पता है। बात करें U फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, जब सिस्टम दो से भी ज़्यादा है तो यानी Q1 Q2 Q3। ठीक है, ये इनके बीच का क्या है, R रेडियस डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, U इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U13, यानी वही जो पीछे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब आप ये तीनों के केस में अप्लाई कर दोगे। वर्क डन आपको पता हो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा, फाइनल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ देखो, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू मेरा चार्ज, ये प्लस क्यू, ये इनके बीच में क्या है, थीटा एंगल। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म में मेरा जो फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो, यानी टॉर्क की क्या वैल्यू होती है, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई। ठीक है, पी क्या है, जो मेरा डाइपोल मोमेंटम होता है इंटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा।
निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस पी डॉट ई इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पेपर में नॉर्मली भी ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई आपको टॉर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। अब आप ये सोचोगे, मैं बताऊं अभी हम पढ़ रहे तो हमको लग रहा है बहुत इजी फॉर्मूला है, लेकिन हम जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि टॉर्क में माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें इनटू मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डॉट है, ठीक है, इसमें क्या है, डॉट मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ये चीज़ याद रखो कि फॉर्मूला अच्छे से याद रखना कि टॉर्क का क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, जबकि यू का माइनस पी कोस थीटा होता है, साइन थीटा नहीं होता, ठीक है, माइनस पी कोस थीटा। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ भी रखा है पहले नीट में। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी दैट थीटा इज इक्वल टू 90। अब हमको जो है जीरो एनर्जी की पोजीशन बतानी है, यानी थीटा 90 पे, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये 90, यू इज इक्वल टू माइनस पी, पी कोस थीटा 90 क्या हो गया, जीरो हो गया। कोस थीटा कोस 90 क्या होता है, जीरो, यानी जो है यू मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये मेरा पोटेंशियल मिनिमम नहीं होता, ये सिर्फ जीरो है, मिनिमम पोटेंशियल अभी हम निकालेंगे। जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम, हम जानते हैं क्या होता है, इक्विलिब्रियम की दो स्टेट होती है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल में क्या होगा, थीटा जीरो होगा, अनस्टेबल में जो है 180 होता है। और स्टेबल में जो है ये पी और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जबकि इसमें अपोजिट। तो यहाँ देखो एफ नेट जीरो हो गया, ये हाँ हर एक केस में एफ नेट जीरो ही होता है। यूनिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो टॉर्क क्या होगा, पी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, पी को और टॉर्क जीरो और यू पोटेंशियल एनर्जी पी कोस थीटा होती है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम माइनस पी ई, ये स्टेबल में जो है मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है। और इसमें बात करें अगर अनस्टेबल यानी 180 थीटा वाले केस में एफ नेट जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस 180, यू इज इक्वल टू प्लस पी ई। ये मेरा मैक्सिमम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो है मेरा मैक्सिमम होगा, जबकि अगर हम बात करें किसकी, स्टेबल की, तो इसमें मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात करें वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, बस वही फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, डेल्टा यू, यानी अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू एफ माइनस यू आई, एफ क्या है फाइनल, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 प्लस पी ई कोस थीटा 1, दैट इज इक्वल टू पी को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा 2। आपको ये याद रहेगा ना, यू एफ, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू ई, आप इससे ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। और एक मैं आपको बात बता दूँ, न्यूमेरिकल पर्पज से ईजी हो जाता है कि अगर आपको दे दे कि स्टेबल से अनस्टेबल में कोई भी चीज़, कोई भी चार्ज को हम कन्वर्ट करें, पोटेंशियल का जो कन्वर्जन हो रहा है स्टेबल से अनस्टेबल में, और आपको पूछ लिया वर्क डन निकालना है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2PE, ठीक है। आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, बोल दिया कि स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्जन हो रहा है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो वहाँ पे 2PE, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी, डाइपोल की बात कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारे पास कैपेसिटर्स, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक कैपेसिटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको स्टोर करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है, अब एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड और स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एबिलिटी होती है कंडक्टर की कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। फॉर्मूला इसका होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, फॉर्मूला याद रखें। यूनिट क्या होगी इसकी, कुलम अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू फेराड, मोस्टली फेराड आती है। फेराड क्या है, लार्ज यूनिट होती है कैपेसिटर की, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी हो सकती है म्यू एफ, नैनोफेराड, माइक्रोफेराड, नैनोफेराड और पिकोफेराड। माइक्रो आपको मतलब जनरली केसेस में आपको स्मॉलर यूनिट्स लिखी दी जाती है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो आप याद रखोगे क्यों कि आपको माइक्रोफेराड दे रखा है तो फेराड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे। नैनोफेराड दे रखा है तो उसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे। पिकोफेराड है तो 10⁻12 से जो है मल्टीप्लाई करोगे फेराड में, अगर आपको आंसर चाहिए तो, ठीक है। अब बात करेंगे कि सी जो है यानी कैपेसिटेंस मेरी डिपेंड नहीं करती क्यू और वी पे। कैपेसिटेंस चार्ज या
पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। चार्ज किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसके शेप, साइज़, कंस्ट्रक्शन और मीडियम पे। यानी उसकी शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर मतलब कैसा कंडक्टर की कंस्ट्रक्शन है, और उसका मीडियम क्या है कि मीडियम एयर में है, वैक्यूम में है, वाटर है, क्या मीडियम है। ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल से लेना देना नहीं होता। अब देखो कोई चीज़ अगर हमको स्टोर करनी है तो अगर स्टोर वो उसके मीडियम पे, उसके कंटेनर के शेप साइज़ पर डिपेंड करेगी ना कि उस पर कितना जो है चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। अब एक गिलास ले लो, ठीक है, और एक आप ले लो क्या, एक लुटिया ले लो। गिलास में जो है पानी कम स्टोर होगा। बात करें लुटिया की तो उसमें क्या है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा स्टोर हो गया एज़ कम्पेयर टू ग्लास। तो वही केस है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा शेप, साइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर या फिर मीडियम पे, जबकि डिपेंड नहीं करता किस पे, क्यू यानी चार्ज और वी पोटेंशियल पे। नेक्स्ट हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर। अगर हमको स्फीरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है तो उसकी बात करेंगे। ये मेरे पास एक स्फीयर है, सरफेस पे इसके चार्ज हम जानते हैं कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज होता है, अंदर नहीं होता, या आर इसका रेडियस। पोटेंशियल हम इसका जानते हैं, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। कैपेसिटेंस निकालनी है तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी हमारे पास क्या है, के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर अपॉन क्यू। क्यू से क्यू कट गया, आर अपॉन के। के की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर हमारे पास यहाँ है तो सी क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये स्फीरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और सी किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, देख सकते हो आप यहाँ पे रेडियस, और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। क्यू और वी पे कहीं पे भी ये डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर में कितनी एनर्जी जो है स्टोर होती है। ठीक है, अगर फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ये चीज़ और याद रखें कि C इज इक्वल टू क्यू वी तो हम जानते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी काम आता है आपको Q बाहर निकाल के अंदर सी वी। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, याद रखें ये फॉर्मूला भी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, सी वी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हाफ सी वी स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ये दोनों ही फॉर्मूले यानी तीनों ही फॉर्मूले जो है काम के हैं। किसी भी मतलब ये डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल किस प्रकार का है, कैसे है, क्या वैल्यूज़ दे रखी है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूले वहाँ पे अप्लाई करने हैं। बाकी तीनों फॉर्मूले याद रखें, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, ये तीनों फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी ये मेरे पास Q1 है, ये Q2 है। आप एक चीज़ याद रखें कि आपको अगर आपसे पूछें कि भाई एक्सट्रीम आउटसाइड यानी पैरेलल प्लेट के बाहर की साइड अगर आपको चार्ज बताना है तो सम ऑफ चार्जेस यानी जो चार्ज आपको दे रखा है अपॉन 2 कर देना। यानी मेरे पास यहाँ पे Q1 और Q2 है तो आप क्या करोगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, सेम इस साइड पे भी यही करोगे। और अगर इन साइड अंदर बात करी जा रही है तो कैसे करोगे, Q1 माइनस Q1 मतलब आपको जैसे Q1 की बात की तो माइनस कर दोगे Q1 को इसमें से माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। सेम विद दिस Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्लेट्स फेसिंग ईच अदर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस केस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इनके बाहर दोनों मतलब बाहर की साइड पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, हमने निकाला था चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। चार्ज हमेशा अंदर होता है, बाहर नहीं होता इस केस में। ठीक है, तो बाहर जो है क्या है, ज़ीरो है। अब अंदर ये मेरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ट्रैवल करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज जो है वो मूव करता है, ट्रैवल करता है। तो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप देखो क्या चेंजेस होंगे। एरिया ऑफ बोथ प्लेट मस्ट बी सेम।
सबसे पहले इसकी कंडीशंस क्या है कि जो एरिया है दोनों प्लेट का वो सेम होना चाहिए। शेप डिफरेंट हो सकती है, एरिया सेम होना चाहिए। अब एरिया सेम होना चाहिए मतलब क्या है कि इनकी लेंथ देखो, ये जो है इनका क्या है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको एक ये इतना दे दिया साइज़ प्लेट का और एक इससे बड़ा दे रखा हो, तो क्या ये एप्लीकेबल नहीं है? मतलब क्या ये इसकी कंडीशन के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा? अगर आप सोच के देखो तो आपको तो लगेगा कि नहीं भाई, अब नहीं, ये नहीं है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये होगा। ये सिर्फ कितना लेगा, जितना ये छोटी वाली प्लेट का साइज़ होगा ना, ये यहाँ तक ही अपना काम मिलेगा। उसके ऊपर जो है कोई मतलब ये इसको नेगलेक्ट कर देगा, उसके ऊपर वाले साइज़ को, ठीक है। जितना भी अनवांटेड साइज़ होगा उसको नेगलेक्ट कर देगा, लेकिन वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी स्मॉल। जो डिस्टेंस होना चाहिए प्लेट्स के बीच में वो क्या है, स्मॉल होना चाहिए, सो दैट जो प्लेट है वो एक इन्फिनाइट प्लेट की तरह बिहेव करे। अगर आप जो है, अब एक एग्जांपल ले लो, बुर्ज खलीफा का एग्जांपल ले लो, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। आप उसके बिल्कुल नीचे और बिल्कुल पास में खड़े होगे तो आप ऊपर की साइड देखोगे, आपको उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट लगेगी, ठीक है। तो ये वही केस है कि जितना आप डिस्टेंस कम लोगे प्लेट्स के बीच में, आपको क्या है वो प्लेट्स उतनी ही बड़ी, मतलब हमको इन्फिनाइट प्लेट चाहिए, केस चाहिए, तो इसलिए हमें क्या है, डी शुड बी वेरी मच स्मॉलर देन साइज ऑफ प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें कैपेसिटेंस निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये 1, इसको हम 1 मानेंगे प्लेट, पहली प्लेट, ये दूसरा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये क्या है, ट्रैवल कर रहा है। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैंने आपको पीछे बताया था, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अगेंस्ट, उससे दूर, ठीक है, पॉजिटिव से दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है, तो ये मेरा E2, ठीक है। और सॉरी, ये मेरा E1 होगा, ये मेरा E1 होगा, ये E2 होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा उल्टा हो गया, नहीं आप इसे ही मानो, दोनों सेम ही है। तो ये E1, ठीक है, E1 मेरा क्या हुआ, मतलब उससे दूर गया। अब नेगेटिव के तो भाई पास होता है, नेगेटिव के जो है पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो गया, E2, यानी दोनों इसके यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनका डी डिस्टेंस बीच का, ये क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट्स। इसको हम मान लेंगे प्लस क्यू या माइनस क्यू, मानना क्या है, ये है ही, और इसको मान लेंगे प्लस म्यू और इसको माइनस म्यू। हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जो एक सरफेस होता है जिसके अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें क्या होता है, उसको हम प्लस म्यू मानते हैं। एक लाइन चार्ज, इन्फिनाइटली लार्ज शीट की हम बात करें, चार्ज क्यू होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होता है, इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखो E1 के केस में, यानी पहली प्लेट के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या होगी, म्यू अपॉन 2 ई नोट, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये प्लस म्यू हमने इसको मानना, तो हमारे पास ये आ गया। E2 क्या होगा, म्यू 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों का सेम। अब E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कट कर दिया हमने, हमारे पास क्या आ गया, म्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास आ गया। तो आगे जो है E की बात करें, म्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट हमारे पास आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। अब देखा था म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नोट। तो डेल्टा वी यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ई आर यानी ई डी कोस थीटा। यहाँ पे आर के प्लेस पे डी है तो हम क्या लिख देंगे, ई डी कोस 0। तो यहाँ पे वी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई निकाला था अभी हमने, क्यू अपॉन ए ई नोट इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नोट ए अपॉन डी इज इक्वल टू सी। यानी कैपेसिटेंस जो होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू ए अपॉन डी। सी इज इक्वल टू ई नोट ए अपॉन डी, सी इज इक्वल टू ई नोट ए अपॉन डी। याद रखना है, बहुत जो है महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ये। देखो ये आपको एक बार, हालांकि इस केस में तो ये पूरा आपको समझना ही चाहिए, मतलब ये काफ़ी समझने वाली चीज़ थी इसमें, और मैंने साथ के साथ बताया भी, मतलब ये कोरिलेट करती है। फिजिक्स में जो है चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। जो चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा पढ़ा था, उसका ये हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है, और आपको ये समझ आ भी गया होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बात सच है कि आपको इनके फाइनल रिजल्ट जो है ज़्यादा गंभीरता से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलेज अप्लाई करने आते हैं, यूँ कि यूँ भी पूछ लेते हैं भाई नीट में, ठीक है।
कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का, या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली यही लैंग्वेज के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ जाए। अब आपको इसका कैपेसिटेंस ही नहीं पता होगा तो आगे तो सोल्व करने का स्कोप ही खत्म हो गया फिर, राइट। तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल। अब हमने कैपेसिटेंस की बात की थी, अब एनर्जी की बात करेंगे। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई नोट ए अपॉन डी। तो यहाँ पे यू क्या होता है, यू हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ठीक है, जो ये अंदर क्या है, एरिया वैक्यूम, मतलब कोई मीडियम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ई नोट लिया है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये प्लस क्यू की जो है प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये इनका क्या है, शीट है, मतलब जिनके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एरिया है, ये डिस्टेंस है बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रही है। हम ये निकाल चुके हैं क्या, सी इज इक्वल टू ई नोट ए अपॉन डी, वी इज इक्वल टू ई आर ई डी कोस थीटा, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, यानी वी इज इक्वल टू ई डी हमने पीछे देख लिया था ये। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले केस में। तो एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यानी हाफ सी का क्या फॉर्मूला है, ई नोट इंटू ए अपॉन डी, और वी का क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी स्क्वायर। मतलब देखो सी का फॉर्मूला पता था, वी का पता था, सेम वही चीज़ें हमने एनर्जी में जो है सीधी अप्लाई की है। आपको फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप ये कर पाते हो ना, तो आप फॉर्मूले याद करते चले। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाफ ई नोट ए अपॉन डी, ई का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, डी एक डी से ये स्क्वायर कट हो गया तो आपके पास आ गया हाफ ई नोट ई स्क्वायर, यानी एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम भी लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ गया, यू अपॉन वॉल्यूम, यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जो हमें निकालना था, यानी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ई नोट ई का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया क्या आया, यू अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ई नोट इंटू ई का स्क्वायर। बात करें फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें फोर्स निकालनी है पैरेलल प्लेट के बीच, पैरेलल प्लेट की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में फोर्स निकालनी है। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये हम जानते क्या होता है, म्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब जो है ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ फोर्स लगाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई एट लोकेशन ऑफ 2 ड्यू टू चार्ज 1। इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेकंड पे लगती है फर्स्ट की वजह से, एंड वाइस वर्सा। सो हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू म्यू 2 एप्सिलॉन नोट 2 एप्सिलॉन नोट। तो F इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ, F इज इक्वल टू क्यू ई निकाल चुके हैं, म्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू म्यू अपॉन 2, म्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी म्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन ए, जो हमने पीछे देखा था, यहाँ देख लो, दोबारा से दिखा देती हूँ, ये रहा, म्यू इज इक्वल टू क्यू ए। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे सिंपल था आपके पास, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू लिखा, ई हमारे पास क्या था, म्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू तो एज इट इज बाहर, म्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, दैट इज 2 ई नोट, ये ऐसा कैसा यहाँ गया। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया है, क्यू स्केयर, यानी 2 क्यू हो गए, क्यू स्केयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इंटू ए, एफ इज इक्वल टू क्यू स्केयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इंटू ए। आपके पास ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्फीरिकल कंडक्टर कैपेसिटर की। स्फीरिकल कैपेसिटर के केस में क्या होता है, अ स्फीरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीरिकल कंडक्टिंग शेल। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीरिकल कंडक्टिंग शेल, ये कंसिस्ट करता है कि नीचे एक, ये अंदर स्मॉल, ये एक बार बड़ा। द अदर शेल इज अर्थड एंड द इनर शेल इज गिवन आर चार्ज प्लस क्यू। अंदर जो है प्लस क्यू देते हैं चार्ज शेल को, और बाहर वाली जो है अर्थड होती है, मतलब इसका चार्ज जो है, अर्थिंग आपने सुना होगा, वो प्रोसेस फॉलो करता है। तो इस केस में आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, स्फीरिकल कैपेसिटर के केस में। हालांकि ये नहीं पूछे गए हैं ना स्फीरिकल का ना सिलेंड्रिकल का आज तक, मतलब बहुत रेयर कंसेप्ट है ये जो पूछा गया है या पूछा जाता होगा, मतलब ये नहीं, आज तो क्वेश्चन नहीं आए हैं इसके ऊपर ऐसे। तो यहाँ पे क्या आया, ये मेरे पास ए, इसका जो है रेडियस मान लो इसको, ये बाहर वाली
का बी, ठीक है। तो ये भार जो हम जानते हैं कैपेसिटर या कंडक्टर आप जो भी लगा लो, इसके सरफेस पे चार्ज होते हैं, यानी ये पॉजिटिव, यानी आप याद रखें कि छोटे वाले के सरफेस पे पॉजिटिव आएगा और बाहर वाले के शेल में अंदर की तरफ क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है ये रन करते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए। फॉर्मूला याद रखने बस क्या आएगा, C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए। नेक्स्ट बात करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ दो कोएक्सियल लॉन्ग सिलेंडर, जैसे ये था, मतलब ऐसे ही उसके दो सिलेंडर होते हैं, आउटर वन अर्थड होता है और इनर को हम चार्ज देते हैं। सेम वही कंडीशन होती है कि छोटे वाला सिलेंडर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, बड़े वाले के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, 2πε0। देखो इसमें 4πε0 था, इसमें 2πε0, इसमें ए भी था और इसमें लेंथ होती है, लेंथ का केस आता है तो एल लॉग इंटू बी अपॉन ए। इसमें क्या आ गया, बी माइनस ए, इसमें लॉग ई इंटू बी अपॉन ए। ये फॉर्मूले आप याद रखें। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। ये मेरे पास कैपेसिटर एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इसकी पोटेंशियल अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, चार्ज गया कोई भी यहाँ से, तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यानी आप देख पा रहे होंगे कि इस कंडीशन में जो है सीरीज़ वाले में ये सेम वही रेजिस्टेंस वाला केस है। अभी सीरीज़ और कैपेसिटर में की जो कंडीशंस वहाँ पे लगती है वही इस केस में भी अप्लाई होंगी, कि इसमें क्या है, क्यू सेम होता है, चार्ज इसमें सेम ट्रैवल किया, ठीक है, सीरीज़ का केस है तो चार्ज सेम होता है। लेकिन वी, आप वी देख पा रहे हो, V1 V2 V3, वी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वी अलग अलग होता है, पोटेंशियल की वैल्यू अलग होती है, डिफर करती है। दैट इज़ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे आप कैसे आया, ये अगर थोड़ा और डिटेल में देखना चाहो तो आपको, आपके पास ये पोटेंशियल आ गया, डिफर करता है जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C। तो आप ऐसे पुट कर दोगे, Q सारों में कॉमन आ जाएगा, मतलब कट जाएगा, कॉमन क्या आएगा, सारों में ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ में इसका फॉर्मूला, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप याद रखें। अगर इसमें कुछ स्पेशल केस की बात करें, जो दो स्पेशल केसेस में होते हैं वो क्या है, फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2 इन सीरीज़। अगर दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज़ में हो, सीरीज़ में आपको दे रखे दो कैपेसिटर्स, एक यहाँ लगाओ एक, या दोनों सीरीज़ में हो, ठीक है, सेम वैल्यू के, तो आप उस दौरान ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। सेम हो ना हो अलग बात है। C इज इक्वल टू, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस। C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दे रखा हो, इफ़ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, n कैपेसिटर्स मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस के कनेक्टेड हो सीरीज में, ठीक है, n नंबर तक, तो उस दौरान क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C अपॉन n, ठीक है, C अपॉन n आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, तो ये उसका अपोजिट मान लो। इसमें क्या होगा, V सेम होता है, यानी पोटेंशियल सेम होगा लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जिसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। उसमें वो क्या था, 1 अपॉन था, अपॉन में था कैपेसिटेंस 1 के, इसमें सिंपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, और अगर सीरीज़ में बात करें तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, याद रखें। अब अगर इसके स्पेशल केस की बात करें तो इफ़ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन पैरेलल में हो तो C इज इक्वल टू NC, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू NC। इसमें क्या था, C अपॉन n, और इसमें क्या है, सिंपल NC, ठीक है। याद रखने वाले 4 फॉर्मूले हैं अभी तक हमने कैपेसिटेंस, ये पैरेलल और सीरीज़ वाले, ये चारों आपको याद रखें, 2 3 नहीं 5 है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 5 फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है।
एक और टॉपिक है वीट स्टोन ब्रिज। वीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, जिसमें आपका जो ये C1 और C3 मतलब ये दोनों इसके इक्विवेलेंट हो जाए, और ये जो R और S है ये मान लो ये अगर एक दूसरे के इक्वल है तो ये मतलब वर्किंग में नहीं लिए जाते, ठीक है, इसको हम जीरो मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, इफ़ C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, यानी VR जो है VS के इक्वल हो जाए, यानी ये जो C5 होगा इसको हम वो है अपना काउंट नहीं करते, हम इसको नहीं मानते, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में जो है ये 4 कैपेसिटेंस को लेकर चलते हैं, मतलब वो कितने भी हो सकते हैं हालांकि, लेकिन ये आप याद रखें कि 5th वाला अगर यहाँ पे इक्वल हो जाए दोनों सरफेस जो है ये, तो यहाँ पे क्या होगा वो माना नहीं जाता, ठीक है, उसको हम जीरो मानते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आया है डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। हाँ, ये मैंने बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी कह सकते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक का दूसरा नाम ही इंसुलेटर होता है। अनलाइक कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर की तरह नहीं होते ये, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डू नॉट हैव एनी, मतलब कोई लूजली बाउंडेड या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कंडक्टर में क्या होता है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, ठीक है। When an dielectric material is placed in an electric field, electric polarization occur। जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वहाँ पे होती है। कैसे, ये मेरा क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रख दिया, तो इस केस में क्या होगा, मेरे जो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब ये अलग, मतलब ये नेगेटिव इस साइड, ये पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा इनका डिफ्रेंशिएशन। अब ये क्या बात है, अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव ही इस साइड क्यों आया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड मूव कर रही है तो क्या पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूर जाते हैं, डिक्रीज होती है, उससे दूर जाती है, मैंने बताया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है स्पेसिफिकली। बात करें डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करें प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, ये मेरी एक प्लेट है, ये मेरी प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रख दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये प्लस म्यू हो गया, ये माइनस म्यू हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ई नोट, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब इसको क्या करेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये मेरा नेगेटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इस साइड गई, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड, ये ई नोट ये ई आई, ये क्या होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पहले आप ये पढ़ो फिर बताती हूँ और आगे की बात। ड्यू टू पोलराइजेशन हुआ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का, इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर, डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर होने लगते हैं। ये ई आई क्या है, इंड्यूस्ड चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इंड्यूस्ड ई आई इज प्रोड्यूस्ड, एक इंड्यूस्ड ई आई प्रोड्यूस होगी विच अपोजिस ओरिजिनल ई नोट, जो ई नोट ओरिजिनल ई नोट होगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको अपोज करती है, ठीक है। अब ये दोनों इस साइड जा रही हैं, ये भी इस साइड, ये भी इस साइड, अब ये इस साइड मूव कर रही है, क्योंकि ये इनको अपोज कर रही है। द ई आई डिक्रीजेज, मतलब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस वजह से वो डिक्रीज होती है, और नेट ई जो है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाती है हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है के, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हम इसको यहाँ पे क्या मान लेंगे, माइनस म्यू आई और ये प्लस म्यू आई, ठीक है, जो इंड्यूस हुआ है अंदर। तो ये क्या हुआ, ई नेट इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई, जिससे हमारे पास क्या आ गया, ई नोट अपॉन के, ठीक है। तो आप यहाँ ये फॉर्मूला हमारे पास आया, जो अंदर अगर पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, तो वो क्या होता है, ई नेट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के, ठीक है। और अगर म्यू का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, म्यू का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 - 1 अपॉन के। आप याद रखें ये दोनों चीज़ें, इसमें ये याद रखने के दो ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब अगर पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। एक हम लेंगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक का केस, एक लेंगे विद डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, यानी ई नोट सिंपल हम पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू ई डी, दैट इज V नोट इज इक्वल टू ई नोट डी, यानी फ्री स्पेस एयर का केस है, वैक्यूम का केस मान लो ई नोट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक का केस हो तो यानी अंदर डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या इंड्यूस करा दिया, मतलब हमने रख दिया, तो ई नोट क्या होता है, तो V इज इक्वल टू ई नोट, मतलब V इज इक्वल टू ई डी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के प्लेस में ई नोट अपॉन के इंटू डी इज इक्वल टू वी नोट अपॉन के। ई नोट अपॉन के क्या होता है, वी नोट कह सकते हैं हम इसको, वी नोट अपॉन के हमारे पास क्या आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब कैपेसिटेंस बताना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक के साथ। पहला केस है बिना डाइलेक्ट्रिक के यानी सी नोट जिसे हम कहेंगे, कैपेसिटेंस का बात कर रहे हैं तो सी नोट यहाँ पे, और ये भी डाइलेक्ट्रिक यानी सी। तो इसमें क्या होगा Q अपॉन वी नोट सिंपल, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करा दिया तो उस केस में क्या होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन वी क्या होता है हमने पीछे निकाला था वी नोट अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा Q नोट अपॉन वी नोट, और जो कि हमारे पास क्या आएगा कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आएगा C इज इक्वल टू के सी नोट एयर में, ठीक है। सी नोट यानी एयर, कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, मीडियम लेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा C इज इक्वल टू के सी नोट। नेक्स्ट बात करें इफ अ मेटल और कंडक्टर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर हम कोई मेटल या कंडक्टर यूज़ कर ले डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय यानी इंसुलेटर की बजाय, तो उस टाइम क्या होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इंड्यूस होता है। ई नेट क्या होता है ई नोट अपॉन के, ई नेट क्या होगा अंदर भाई इंड्यूस ही नहीं हो पाया, ठीक है। मेटल या कंडक्टर में जो है इंड्यूस, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर के केस में उसके सरफेस पे क्या है वो अपना क्या होता है चार्ज होते हैं, तो इस केस में क्या होगा जीरो इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के, तो के क्या हुआ यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई इन्फिनिटी, यानी ये जीरो तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी म्यू आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड होगा जो म्यू इंटू 1 - 1 अपॉन के, दैट इज इक्वल टू सिंपली म्यू। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक जो है पार्शियली फील्ड, ठीक है, तो उस केस में ये वही सारी चीज़ें, ये ई नोट यहाँ पे लग रहा है ये ई नोट, इस केस में क्या होगा ये मेरा टी, ठीक है, ये मेरा क्या होगा डिस्टेंस, ये मेरा एक्स, ये ग्राफ के केस में बनाया था हालांकि मैंने इसको अभी छोड़ो, ये डी डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, ये प्लस म्यू ये माइनस म्यू। हम जानते हैं पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई डी, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नोट। अब हमें क्या निकालना है डी माइनस टी कैसे आया, अब यहाँ हम पूरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डी माइनस टी प्लस ई नोट के इंटू टी, यहाँ पे इसकी बात, ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की बात थी और ये पूरे जो है सिस्टम की बात थी इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्योंकि ई नोट हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू ई नोट, म्यू अपॉन ई नोट, ई नोट को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये तो यहाँ पे म्यू अपॉन ई नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो क्या आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। आपके पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा जब डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड हो उस दौरान क्या आएगा ई नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला आएगा जो कि आपको याद भी रखना है। और अगर इसके ग्राफ की बात करें तो मान लो ये एक्स जीरो पे, ये एक्स जो है डी पे, यानी ई वर्सेस एक्स का ग्राफ हमें बताना है, तो सबसे पहले ई नोट था हमारे पास, तो ई नोट ये ऐसे, ठीक है, इसको हम ई नोट से डिनोट करेंगे। उसके बाद आया ई नोट अपॉन के, यहाँ पे क्या हुआ ये डिक्रीज हुआ ई नोट अपॉन के, ये कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ई नोट आ गया, फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। अब अगर हमें इस केस में सी निकालना हो तो कुछ नहीं, आपको सिंपल फॉर्मूला वही अप्लाई करना है ई नोट ए, इसमें बस क्या करना है डी माइनस T1, यहाँ पे क्या करोगे दो आ गए हमारे पास T1 और T2, तो यहाँ पे दोनों के लिए यूज़ कर लोगे, पीछे क्या था D माइनस टी, तो यहाँ पे D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1, और दूसरे का भी क्या लिखोगे प्लस T2 अपॉन K2, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हमें निकालना हो तो x0 xd, सबसे पहले ई नोट सेम वही, फिर नीचे ई नोट अपॉन के, फिर ये ऐसे होगा, फिर ई नोट, फिर ये, फिर ई नोट के, फिर ये, ठीक है ऐसे। इस केस में जब यानी K1 K2 से बड़ा हो, यानी ये क्या है ये ग्रेटर K1 ग्रेटर देन K2, यहाँ पे K2 में मैंने ये छोटा बनाया है, ये थोड़ा बड़ा बनाया है। अब बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विद बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, मतलब आप ये व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक, ये बिफोर का केस है जब बैटरी क्या है कनेक्टेड थी, ये आफ्टर का केस है जब बैटरी को तो हमने डिसकनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया स्लोली, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट करा दिया। तो इस केस में क्या होगा बिफोर वाले केस में ये मेरा क्या है ये मेरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो इस केस में मेरा वी नोट भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, चार्ज भी होगा, सी नोट भी होगा और म्यू नोट यानी एनर्जी की ये होगी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया, उस केस में मेरा चार्ज कंजर्व रहेगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो मैं बताऊँगी कि इस केस में क्या है चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, यानी Q जो है Q इज इक्वल टू Q नोट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, कंजर्व्ड। और बात करें उसके C की,
आप याद रखोगे जहाँ पर भी जिस भी मैटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस करा दे वहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती ही है, ठीक है। कैपेसिटर जहाँ आपको दिख जाए समझ लेना कि वहाँ पे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू के सी नोट, के से क्या है ये इंक्रीज, यहाँ पे सिंपल सी नोट है, यहाँ पे C इज इक्वल टू के सी नोट हो गया यानी इंक्रीज हो गई। ई नोट की बात करें तो वो क्या होगी, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इंक्रीज होगी, मतलब वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर Q कंजर्व्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी डिक्रीज होगी इस केस में, और E डिक्रीज होगी तो E जो है V और E जो है साथ साथ, मतलब जैसे अगर E इंक्रीज होती तो V इंक्रीज होती, E डिक्रीज हो रही है तो V भी डिक्रीज करेगी। तो इस केस में क्या है, E इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के जो कि डिक्रीज हो रही है, और V के केस में क्या होगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर एनर्जी की बात करें वो भी डिक्रीज होगा K से, कैसे, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टी सी होता है, यहाँ पे हम Q नोट का स्क्वायर अपॉन 2K, मतलब अपनी वही वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू यू नोट अपॉन के, यानी K से ये भी क्या हुई, डिक्रीज हुई। इसमें इंक्रीज क्या हुई है, सिर्फ कैपेसिटेंस और चार्ज कंजर्व रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी तीनों चीज़ें डिक्रीज हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड रहे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दे, मतलब ये बिफोर वाला केस है जिसमें बैटरी और इसमें भी बैटरी कनेक्टेड रहेगी लेकिन डाइलेक्ट्रिक को हमने अब इसमें इंसर्ट करा दिया। इसमें क्या है, Q नोट इज इक्वल टू सी नोट वी नोट। इस केस में क्या हुआ, जो मेरा ये चार्ज है, मेरी चार्ज की वैल्यू हो गई वी नोट सी नोट, इसमें सारी ये वैल्यूज हैं नॉर्मल, लेकिन हमें तो उसका दूसरा वाला केस पढ़ना है ना, जब बैटरी भी कनेक्टेड और हमने डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट करा दिया है। तो इस केस में क्या होगा, V इज इक्वल टू वी नोट। अब पहले जो केस में था Q कंजर्व था, चार्ज कंजर्व था, इसमें V यानी पोटेंशियल कंजर्व है। पोटेंशियल कंजर्व तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्व, ठीक है, दोनों चीज़ साथ के साथ चलती हैं ये। और C की बात करें कैपेसिटेंस तो वही इंक्रीज होगी, डाइलेक्ट्रिक का जिक्र जहाँ आ गया कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। और चार्ज की बात करें, चार्ज इंक्रीज होगा K से, ठीक है, K से इंक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जब चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक टर्म की, कॉमन पोटेंशियल और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कॉमन पोटेंशियल ये क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लो आपके पास Q1 और Q2 दो चार्ज है जिनका कंडक्टर आइडेंटिकल, अगर आप उनको कॉन्टैक्ट में लाओगे तो ये दोनों क्या Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 Q1, मतलब ये एडिशन हो जाता है इनका। लेकिन जब नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर को आप कॉन्टैक्ट में लाते हो जिनका पोटेंशियल अलग होगा तो उस केस में क्या होगा, आपके पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल अलग है, कॉन्टैक्ट में लाए नॉन आइडेंटिकल को तो आपका पोटेंशियल सेम हो जाता है। देखो इसी केस में अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तो उस दौरान फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को लिखेंगे और इसका मतलब Q इज इक्वल टू CV वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास V आ जाएगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चार्ज की बात करी जाए तो Q1 इज इक्वल टू C1 भी होता है, Q2 ये होता है। तो अगर आपको रेशियो में पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर स्फीरिकल कंडक्टर की बात करी जाए तो स्फीरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0r। तो इस केस में आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे R1 अपॉन R2 भी लिख दोगे। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।